बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के इस विशेष कार्यक्रम कोरोना क्लिनिक में। दरअसल मौजूदा वक्त में कोरोना से जंग जिस तरीके से लड़ी जा रही है बहुत महत्वपूर्ण है और ये जंग इसलिए भी और मुश्किल हो गई है क्योंकि अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं बन पाई। पूरी दुनिया पर काल छा करके ये कोरोना बना हुआ है और ऐसे में लाइलाज कोरोना से लाखों लोग संक्रमित हो चुके हैं, हजारों की संख्या में लोगों की मौतें हो चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच में कई देश, जी हां, कई देश कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा भी कर रहे हैं, जो सुनने में बहुत राहत और सुकून देने वाली खबर है। अमेरिका, इटली और भारत, इजराइल में खबरें लगातार आ रही हैं और अब कोरोना की काट बनाने की रेस में इजराइल ने बड़ा दावा किया है, तो वहीं पर इटली ने भी वैक्सीन के टेस्ट के दावे किए और सुपर पावर अमेरिका ने ह्यूमन बॉडी पर टेस्ट का दावा किया है। जाहिर है अगर ये दावे सच हैं तो इससे वैक्सीन तैयार करने में मदद मिल सकती है, मगर जिन तीन देशों के साथ साथ भारत में भी इस किस्म की कोशिशों को कामयाबी मिलती हुई दिख रही है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद की कुछ किरणें ढूंढने की कोशिश करेंगे, ऐसी किरणें जिनके जरिए से आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले वक्त के अंदर इस वैक्सीन के जरिए न सिर्फ लोगों का इलाज हो सके बल्कि कोरोना का सफाया इस धरती से हो सके क्योंकि इस वैश्विक महामारी में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं, न जाने कितनी महिलाएं विधवा हो चुकी हैं, कितने बच्चे यतीम हो चुके हैं और ऐसे में हर देश की कोशिश यही है कि इसका इलाज ढूंढा जा सके। आज हम कई सारे सवालों के साथ में कि क्या कोरोना की वैक्सीन वाकई बन चुकी है या इस बीच में जिन जिन दवाइयों का जिक्र बार बार किया गया वो दवाइयां कितनी प्रभावित रही हैं, या जिन कोरोना वैक्सीन के लिए जिन देशों ने टेस्ट शुरू किए जिनमें उसको कामयाबी मिलती हुई दिख रही है, कितना समय और लगेगा इस पूरे मामले पर, इस संकट पर कामयाबी हासिल करने के लिए। हमारे साथ में दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ कराएं, उनसे चर्चा की शुरुआत करें, मगर उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो देश हैं जहां पर इस किस्म की कोशिशें चल रही थी और जहां पर उन कोशिशों को कामयाबी मिलती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है उम्मीद की किरण के तौर पर। लेकिन चर्चा की शुरुआत उससे पहले आइए इस रिपोर्ट पर निगाह। लेकर जहां पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है, वहीं कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी अमेरिका, भारत जैसे देश लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बीच मंगलवार को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई चर्चा में कोरोना वैक्सीन और कोरोना की दवा बनाने के काम पर जोर दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि सरकार दवा पर रिसर्च कर रही है और सरकार कंपनियों को दवा बनाने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध भी कराएगी। पीएम मोदी ने दवा, टीका और जांच से जुड़े मुद्दों पर स्टार्टअप कंपनियों से भी आगे आने की बात कही। इस बीच इजराइल से एक ऐसी खबर सामने आई है जो पूरी दुनिया को कोरोना काल में राहत दे सकती है। जहां पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन के ट्रायल शुरू हो गए हैं, वहीं इजराइल से आई गुड न्यूज में इजराइल का दावा है कि उसने कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन ढूंढी है और कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा इजराइल की घातक बम बनाने वाली लैब ने किया है। जिस वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया बेसब्री से कर रही है, उस वैक्सीन को लेकर दुनिया का इंतजार अब खत्म ही होने वाला है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेन्नेट ने दावा किया है कि वैक्सीन शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस को खत्म करने में सक्षम है। ये वैक्सीन वायरस को शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने से रोक सकती है। वैक्सीन इजराइल के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने तैयार की है। इजराइल के इस इंस्टीट्यूट को खुफिया लैब भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जैविक और रासायनिक हथियारों को बनाने के लिए जाना जाता है। इजराइल का डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट दक्षिणी तेल अवीव से 20 किलोमीटर की दूरी पर नेस जियोना में मौजूद है। दावा है कि ये लैब जमीन के काफी अंदर मौजूद है और यहाँ जो खतरनाक जहर और वायरस बनाए जाते हैं उनका इस्तेमाल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अपने दुश्मनों को मारने के लिए करती है। इजराइल के लिए ये इंस्टीट्यूट कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लैब के ऊपर से किसी विमान को उड़ने की इजाजत नहीं है। लैब के दरवाजे बम प्रूफ बनाए गए हैं। इस इंस्टीट्यूट के बारे में किसी भी मैप पर कोई जिक्र नहीं है।
फिलहाल इजराइल अब कोरोना वैक्सीन का पेटेंट कराने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद इसका कमर्शियल उत्पादन शुरू किया जाएगा। इजराइल के साथ साथ अब इटली ने भी कोरोना की वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। इटली के वैज्ञानिकों ने नए टीके को रोम के स्प्लांजानी अस्पताल में टेस्ट किया है। एक चूहे पर हुए इस टीके की जांच ने चमत्कारिक रिजल्ट दिए हैं। टीका लगने के बाद संक्रमित चूहे के भीतर कोरोना वायरस पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया। इटली जल्द ही इसकी ह्यूमन टेस्ट शुरू करेगा। कोरोना की तबाही ने सुपर पावर अमेरिका को भी परेशान कर दिया है, जहां सबसे ज्यादा वैक्सीन पर रिसर्च किए जा रहे हैं। इसी बीच अच्छी खबर अमेरिका से भी आई है, जहां की दवा कंपनी ने क्लिनिकल ट्रायल पहले कोरोना मरीज पर शुरू कर दिया है। कंपनी को उम्मीद है कि अक्टूबर के महीने तक उसे अमेरिकी फूड और ड्रग विभाग से मान्यता मिल जाएगी। साल के अंत तक 20 मिलियन डोज उपलब्ध करा दी जाएंगी और अगले साल तक 100 मिलियन डोज उपलब्ध कराई जाएंगी। कंपनी के मुताबिक मई के आखिरी तक एक्सपर्ट सेफ्टी डेटा भी तैयार कर लिया जाएगा। इसी बीच भारत में लाइलाज कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन तैयार करने का काम और तेज हो गया है। भारत में दवा बनाने का काम अंतिम चरण में है। काल बने कोरोना के लिए भारत 30 वैक्सीन पर रिसर्च कर रहा है। रिसर्च पर पीएम मोदी की पैनी नजर है। जारी 30 वैक्सीन पर रिसर्च में से कई अंतिम चरण में है। देश में जल्द ही वैक्सीन के ट्रायल भी शुरू हो सकते हैं। वैक्सीन के साथ दवा बनाने का काम भी जोरों पर चल रहा है। करीब 5 दवाओं पर रिसर्च अंतिम चरण में है। अब ऐसे में जब पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी हजारों में पहुंच चुकी है, इस समय में इजराइल, इटली और अमेरिका में से किसके दावों में कितना दम है, ये तो वैक्सीन बाजार में आने पर ही पता चलेगा। लेकिन इन सभी देशों से आ रही वैक्सीन के दावों की खबरें दुनिया भर में कोरोना पीड़ित देशों को राहत जरूर दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे कि आखिर ये वैक्सीन कब तक पूर्ण रूप से सफल हो जाएगी और कब तक बाजार में आ जाएगी, कब तक इसके जरिए से लोगों का इलाज शुरू हो जाएगा और इसके अलग अलग और दूसरे पहलू क्या है, कौन कौन सी और दवाएं हैं जो कि इस महामारी के दौर में फिलहाल काम आ रही हैं या काम आ सकती हैं। दोनों खास मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में दो एक्सपर्ट, दो डॉक्टर जो कि इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर R.K. तुले जी हैं, फिजिशियन है और चीफ कंसल्टेंट होलिस्टिक मेडिसिन है। स्वागत है आपका सर। साथ में हमारे साथ में डॉक्टर रजनीश गिरी जी हैं, प्रोफेसर है IIT मंडी, हिमाचल प्रदेश, वायरोलॉजी विभाग से हैं। आप दोनों लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत मैं डॉक्टर R.K. तुले जी आपसे करना चाह रहा हूं कि जाहिर तौर पर यह एक बहुत अच्छी खबर है और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से वहां के डेवलपमेंट को लेकर के अलग अलग जरिए से ये खबरें आ रही थी, तो क्या ये माना जाए कि इजराइल हो, अमेरिका हो, इटली हो या फिर भारत में जो कोशिशें चल रही हैं, वाकईतन इन कोशिशों में कामयाबी मिल जाएगी? उम्मीद और यकीन इस बात का रखें क्योंकि महामारी के इस दौर में कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। डॉक्टर R.K. तुले जी। वेल, इंसान उम्मीदों के ऊपर ही जीता है और ये वैक्सीन, जैसे मैंने 2-3 बार सुना कि इसको बतौर इलाज समझा जा रहा है। ये भावना बिल्कुल गलत है कि वैक्सीन इलाज नहीं है। वैक्सीन का काम है रोग से बचाव करना, एक प्रकार का शरीर में ढाल बनाना, जिसको रोग प्रतिशोध के नाम से जाना जाता है, ताकि इस वैक्सीन के लगने के बाद हमारे शरीर उसकी एंटीबॉडीज संक्रमण के खिलाफ रोग, यानी कि उस संक्रमण का असर उस जिस्म पर, उस बॉडी पर नहीं हो सकेगा इस वैक्सीन के जरिए। पर इसकी बहुत लिमिटेशन है। एक, मैं तो समझता हूं कि ये जो दुनिया में होड़ लगी है, ये मात्र एक कमर्शियल होड़ है कि कौन पहले बनाएगा, कौन पैसे कमाएगा। इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स और एथिक्स को कंप्रोमाइज किया जा रहा है। ज़रूरी है कि ये वैक्सीन्स जो भी बनाई जाएं, चाहे थोड़ा टाइम लगे, मगर एक
प्रॉपर मैच्योरिंग प्रोसेस के साथ बनाई जाए, और उसके साथ साथ इस वायरस की अलग अलग स्ट्रेन्स हैं और ये वायरस हमेशा म्यूटेट होता रहता है। तो आज अगर एक स्ट्रेन है, ए स्ट्रेन है, तो कल को वो बी में बदल जाए या सी में बदल जाए। तो इस प्रकार की इस बारे में मेरे साथी जो वायरोलॉजिस्ट है उसके लिए थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इस वैक्सीन को बाजार में आने तक का समय कितना इसमें लगेगा और इसका नतीजा पूर्ण रूप से सामने क्या आता है। मगर डॉक्टर रजनीश गिरी जी, क्या इस वैक्सीन के जरिए से जाहिर तौर पर भले ही कोई ना अलग मकसद हो अलग अलग देशों का कि सबसे पहले हमने तैयार किया या फिर उसके जरिए उसका कमर्शलाइजेशन हो, लेकिन कम से कम इस महामारी के दौर में एक उम्मीद की किरण के तौर पर इसे देखा जा सकता है, या अभी तथ्यों से परे है? अभी इस वैक्सीन को बनाने के लिए जो कोशिशें चल रही है बहुत ही पहले और निचले पायदान पर है, कैसे इसको देखते हैं आप? देखिए, वैक्सीन बनाने का स्ट्रेटजी काफी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है जी, और ये जो है कोई शॉर्टकट नहीं है। इनफैक्ट इसको अगर डिजाइन करना चाहिए तो डिजाइन करना काफी आसान है, लेकिन जब वैलिडेशन पे आती है तो उस समय जो है काफी डिफिकल्टीज आती हैं और बहुत मल्टीपल लेवल्स ऑफ इसमें अप्रोचेस हैं। सो ये कहना है कि 1 महीने में वैक्सीन आ जाएगी तो ये तो नहीं लग रहा है, बहुत ही कम चांसेस हैं इसके, क्योंकि वैलिडेशन जो है व्हाट्स अ क्लिनिकल ट्रायल एंड हाउ मच इज द एफिकेसी एंड ऑन विच टारगेट, मतलब किस टारगेट पे जो है उन्होंने उसको बनाया है। पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो अगर म्यूटेशनल प्रेशर की बात की जाए तो हर वायरस में म्यूटेशनल प्रेशर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो आरएनए वायरसेस होते हैं इन जनरल क्या होता है कि एक रेप्लिकेशन साइकिल में एक म्यूटेशन देता है। सो दैट इज समथिंग यू कैन से। क्या है फिर इसकी स्थिति क्या है? क्या इस वायरस के अलग अलग और तमाम पहलुओं को अभी तक एक्सपर्ट्स मेडिकल साइंस समझ नहीं पाया है, या मेडिकल साइंस ने समझ लिया है और उसका तोड़, उसका काट, उसकी वैक्सीन तैयार करने में, फॉर्मूला बनाने में वक्त लग रहा है? किस स्टेज पर हैं हम? देखिए, अगर समझने की बात की जाए तो ये वायरस जो है, ये आपका अगर 2002 वर्जन को देखा जाए ह्यूमन सार्स, तो इसका ये नेक्स्ट वर्जन था बैड सार्स, और बैड सार्स का नेक्स्ट वर्जन है ह्यूमन सार्स 2 जी, सार्स कोवी-2 जिसका साइंटिफिक नेम है। तो काफी रिसर्च जो है सार्स कोवी पे हो चुका है, जो कि 2002 का वर्जन है जी, जो कि पहले स्प्रेड हुआ था। तो उससे जो है काफी हमें हेल्प मिल चुकी है। इसके आरएनए सीक्वेंसेस जो हैं काफी क्लोज हैं, प्रोटीन सीक्वेंसेस क्लोज हैं, उनके स्ट्रक्चर्स मोर और लेस सिमिलर हैं। तो उस पर्सपेक्टिव में काफी हेल्प हमें ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बेसिक जो चीज है कि अंडरस्टैंडिंग, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज डन एंड इनफैक्ट कम से कम इस स्टेज पर इसे कामयाबी कहा जा सकता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग और समझ का जो मरहला था, उसका जो स्टेज था, हमने उसे पार कर लिया है। लेकिन इस बीच में डॉक्टर रजनीश जी, डॉक्टर आर के तुले जी, इस बीच में अलग अलग तरीके से और अलग अलग अंदाज में बातें कही जा रही है, खासतौर पर इटली का, जहां पर ये इसका जो परीक्षण है वो एक चूहे पर कर लिया गया है। क्या ये जो परीक्षण है ये इंसानों पर भी सफल हो जाएगा, सफल हो सकता है, या फिर जानवरों पर इसका परीक्षण होने के बाद में इंसानों पर उसका असर कितना होता है? अभी इसको भी देखना और समझना एक बड़ा और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस बारे में मेरे ख्याल में ये प्रश्न आप डॉक्टर गिरी से, जो कि एक वायरोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, इस सवाल का जवाब वही आपको ज़्यादा मगर एक कामयाबी तो माना जा सकता है कि अगर चूहे पर इसका परीक्षण पूरे तौर पर सफल हुआ है। मैं इस रोग से बचने के लिए एक आउट ऑफ द हैट थोड़ी सी हट के बात आपके साथ करना चाहूंगा। इस प्रश्न का सवाल प्लीज डॉक्टर गिरी से पूछिए। ठीक है, मैं डॉक्टर गिरी के पास में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कि इस बीच में जो अलग अलग तरह के प्रयास चल रहे हैं, तो अभी क्या हम सिर्फ उसको समझने के लिए, उसके बचाव के लिए, वैक्सीन के प्रोसेस तक जाने के लिए जो हमारी पूरी कोशिशें हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में, उसको हम किस तौर पर देखें? और उसी सवाल को डॉक्टर रजनीश गिरी जी मैं आपके साथ लाना चाह रहा हूं, क्योंकि वो सवाल डॉक्टर आर के तुली जी ने आपकी तरफ बढ़ाया, क्योंकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और देख रहे हैं और उसको एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से। आप जो परीक्षण जानवरों पर, चाहे चूहे पर हो जैसा कि इटली का दावा है, या फिर इजराइल कहो कि हमने पूर्ण रूप से जो सारे परीक्षण थे वो भी कर लिए, क्या इंसानों पर इसके परीक्षण को लेकर के अभी ज्यादा टाइम टेकिंग ये पूरा प्रोसेस होगा, या जल्दी उसका इंपैक्ट इंसानों पर भी हो उसी कामयाबी के साथ आ सकता है? देखिए, एक तो है कि पहले जो है, जैसे इन्होंने आरएनए और प्रोटीन बेस्ड जो भी बनाया होगा,
तो जो भी प्लेटफॉर्म पे इन्होंने वैक्सीन बनाई हैं, तो उस प्लेटफॉर्म के बाद जो है इन्होंने सेल कल्चर पे टेस्टिंग किया होगा, विच आई बिलीव इट इज डन एज पर योर कमेंट्स। उन्होंने फिर चूहों परीक्षण किया है, वो भी सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद फिर जो है रिसस मंकी और इन सब पे परीक्षण जो है बहुत जरूरी है जी। क्योंकि अगर आप देखें तो माउस सिस्टम और ह्यूमन सिस्टम में काफी डिफरेंसेस हैं। तो हो सकता है कि कुछ चीजें वहां पे कर रही हैं, कुछ चीजें यहाँ पे नहीं कर रही हैं। इन पर्टिकुलर दिस इज अ रेस्पिरेटरी वायरस। रेस्पिरेटरी वायरस का क्या है कि ये आपके लंग्स को इन्फेक्ट करता है, तो रिसस इज द बेटर मॉडल एज कम्पेयर टू माउस। तो उस लिहाज से कहा जाए तो अभी परीक्षण इसका जो है जब तक कि मंकीज पे ना हो पाए तब तक जो है इसको बहुत ही ट्रस्ट करना जो है डिफिकल्ट होगा। ठीक है। मगर डॉक्टर आर.के. तुली जी, इस बीच में जैसा कि शुरुआत से अमेरिका ने मलेरिया के मेडिसिन का इस्तेमाल या उस हिसाब से किस तरीके से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर के भारत के साथ में पूरा एक विवाद किस तरीके से अमेरिका ने खड़ा किया कि नहीं साहब हमको चाहिए और आप दीजिए। मैं जानना चाह रहा हूं कि मलेरिया की जो दवाइयां हैं या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है, क्या वो वाकई इसमें कारामद हुई है? इस बीमारी के इलाज, इस संक्रमण से निजात पाने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है कितना फायदेमंद है, या उसके कहीं ज्यादा इस्तेमाल से इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो सकता है, या इसकी वजह से कोई और दूसरी मुश्किल खड़ी हो जाए? हाइड्रोक्सीक्विनोलिन कोई रामबाण नहीं है इस किसी भी संक्रमण के लिए जी। चूँकि वो उसका काफ़ी इस्तेमाल मलेरिया की प्रिवेंशन और इलाज में किया जा चुका है, तो कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस आई कि शायद उसका उसमें, तो वो इसी शायद के घेरे में ही रहता है। यही नहीं, बाकी भी जितनी और 3-4 दवाई जिनके नाम आजकल लिए जा रहे हैं वो अभी एक एक्सपेरिमेंटल और या एक इमेजिनरी स्टेज के ऊपर हैं। आप एज ए होलिस्टिक चिकित्सक आप मुझसे पूछे तो जो कि एक थोड़ा आउट ऑफ द वे थिंकिंग है कि जो हमारी रोग प्रतिशोध शक्ति है वो हर इंसान के अंदर हर समय उसका काम करती रहती है, और इसको अगर हमने वाकई ही इस जंग को जीतना है तो हमें, मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार उन्होंने देश का इस संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए नेतृत्व किया है, वो इस हमारे देशवासियों की रोग प्रतिशोध जो क्रिया है उसको एक्टिवेट करने के लिए जो हमारी योग क्रियाएं हैं और हमारी जो आयुर्वेद की क्रिया है उसको हम बढ़ावा दिया जाए। जैसे कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है, दुनिया भर ने माना है, आयुर्वेद और योग ये दुनिया भर में साइंटिफिकली एंडोर्स सिस्टम्स हैं, और इसका जो योग क्रियाएं हैं जैसे कि प्राणायाम, आसनास, ध्यान इत्यादि, ये करने से हमारी रोग प्रतिशोध यानी कि हमें वो शक्ति मिलती है जो ना कि मात्र कोविड-19 को बल्कि एक यूनिवर्सल दुनिया भर के इन्फेक्शन को, जैसे कल स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि अब वेक्टर बोर्न डिजीज़ का यानी कि डेंगू और चिकनगुनिया का मौसम आ रहा है, ब्रेन फीवर का मौसम आ रहा है, तो मलेरिया का सीज़न आ जाएगा। तो इन सब के लिए एक यूनिवर्सल जो वैक्सीन है जो इंसान का शरीर खुद बना सकता है, उसको योगिक क्रियाओं के माध्यम से मैं फिर आग्रह करूंगा देश के प्रधानमंत्री जी जैसे आप सारे देश का नेतृत्व करें और हम सब लोग मिलके 1 घंटा रोज हैं कि आपके सजेशन को इस वक्त सरकार और स्वास्थ्य महकमे में गंभीरता से लिया जा रहा होगा। मगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर के जितनी चर्चाएं हुई उसके साथ में अलग अलग सोर्सेज से ऐसी भी खबरें आती रही, लोगों में खूब चर्चा रही कि एड्स या कुष्ठ रोग की जो दवाइयां हैं उसका जो इलाज है उन दवाइयों का असर इस संक्रमण पर पड़ सकता है, उससे हो सकता है। ये महज भ्रम है या वाकई ऐसा देखा जा सकता है? ये काफ़ी हद तक भ्रम मानूंगा मैं, क्योंकि आज तक जिन जिन बीमारियों को आपने नाम लिया, किसी बीमारी का और कोई आज तक दुनिया में किसी वायरस के खिलाफ कोई परफेक्ट मेडिसिन नहीं मिल पाई है। और वो परफेक्ट मेडिसिन मिल सकती है तो हमारे अपने शारीरिक प्राणिक शक्ति को, हमारी रोग प्रतिशोध शक्ति को बढ़ा के वैदिक क्रियाओं से ही मिल सकती है। और इस चीज़ के ऊपर हमें गौर करना होगा कि जो हमारे आयुर्वेदिक, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने कुछ सलाह जारी की हैं उनके ऊपर भी हम गौर करें। और इसके साथ साथ हमारी जो पुरानी वैदिक आयुर्वेदिक क्रिया है जिसको भेदन क्रिया से जाना गया, आज उसको दुनिया एक्यूपंक्चर सिस्टम से जानती है। ये एक बहुत ही कारगर सिस्टम है, इसको चाइनीज़ ने बहुत पेशेंट्स में सक्सेसफुली यूज़ किया है।
परंतु आई डोंट नो कि हमारे देश में इन हमारी अपनी प्रणालियों को क्यों नहीं हम वो महत्व दे रहे जो कि इन दवाइयों और वैक्सीन्स के पीछे हम होड़ में लगे हुए हैं। इसी से हमें एक्यूपंक्चर से जो आपको इलाज मिलता है वो कई गुना बेहतर है इन किसी भी दवाई से, जाहिर तौर पर। और ऐसे में डॉक्टर रजनीश गिरी जी, अब अलग अलग देशों की बात करें जो कि इस वैक्सीन को तैयार करने में लगे हुए हैं, अलग अलग देशों का जो टेम्परेचर है, अब क्या वो तापमान या वो टेम्परेचर या फिर वहां का वातावरण इस वैक्सीन पर भी असर डालता है? देखिए, वैक्सीन पे असर डाले चाहे ना डाले, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी वार्म वेदर होता है तो वार्म वेदर में इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट कि किसी भी एनिमल का सिस्टम है उसकी इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांगर हो जाता है। तो यहाँ पे जो है दो चीज़ है, जैसे एक वायरस है जो कि हमें अटैक कर रहा है और एक हमारी शरीर है, हमारा इम्यून सिस्टम है जो डिफेंड कर रहा है। तो अगर डिफेंडिंग पर्सन और डिफेंडिंग ग्रुप इज स्ट्रांगर तो फिर वी कैन डिफेंड इट। तो इससे क्या है कि जब भी वार्म वेदर आता है तो इम्यून सिस्टम इज बेटर और उसकी वजह से जो है फिर आपके जो है कोई भी पैथोजेनिक इन्फेक्शंस होते हैं उनसे हम बेटर फाइट कर सकते हैं जी। तो अगर आप समर्स में वैक्सीन देंगे तो आई बिलीव कि ड्यू टू दैट लॉजिक इट विल बी मच बेटर, क्योंकि हो सकता है कि वी गेट अ प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी। डॉक्टर रजनीश गिरी जी, जी क्योंकि हम लोग कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में, थोड़ा सा ही समय बचा है, आखिरी कमेंट के तौर पर और आपके सजेशन के तौर पर और साथ ही साथ में अलग अलग सिम्टम्स पर क्या एक ही तरह की वैक्सीन सब पर काम कर सकेगी? देखिए, वैक्सीन डिपेंड करता है कि कौन सा हम बना रहे हैं और वैक्सीन जो है सबसे जरूरी चीज है कि वो, जैसा डॉक्टर तुली ने बताया कि ये आप प्रिवेंटिव मेजर के रूप में लेते हैं। तो चूंकि आप बहुत पहले ले रहे हैं डिजीज होने से पहले, तो इट डजंट मैटर कि कौन सा सिम्टम है आपको, क्योंकि सिम्टम तो बाद में आएगा जब डिजीज होगी। ठीक है। डॉक्टर आर के तुली जी, चूंकि आप एक फिजिशियन और चीफ कंसल्टेंट होलिस्टिक मेडिसिन के नजरिए से आपसे जानना चाहेंगे, अब आखिरी सुझाव, आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपका क्या इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि हर तरफ जद्दोजहद चल रही है, हर तरफ कोशिशें चल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि ये संक्रमण एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, यानी कि एक वरदान है जिसने हमारे वातावरण को, आप देखिए चारों तरफ हमारा वातावरण कितना शुद्ध हो गया है। आज दिन पर दिन इंसान का जीना मुश्किल हो रहा था, इतना ज़्यादा पोल्यूशन, पानी, जल, हवा, सब जगह और लाखों करोड़ों रुपए हमारी नदियों को साफ़ करने इत्यादि में खर्च हो गए। हर घर में लोगों ने कितने एक्सपेंसिव यंत्र लगाए। मौजूदा मुश्किल घड़ी का एक दूसरा पहलू ये भी है जो कि आप बता रहे हैं। जी जी, तो इसका भी हमें दाद देनी चाहिए। आज देखिए हमारा वातावरण कितना खुश है, कितने पंछी, लेकिन दूसरा पहलू है कि उसकी वजह से बेशुमार लोगों की जिंदगियां खत्म हो रही हैं और हर तरफ बहुत ज़्यादा जिंदगी बच रही हैं। आज शमशान घाट से रिपोर्ट आ रही है कि जो रोज शव आते थे वो 50% भी नहीं रहे। जितनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ हमारे देश में, कोविड से मात्र 0.9 पर लाख लोग मर रहे हैं। इसका दूसरा पहलू, बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि जो मरने का, मौतों का दर था, उस दर में इस महामारी के बावजूद बड़ी कमी आई है। हालांकि अब इन सब चीजों के बीच में उम्मीद यही करेंगे कि सबकी जो कोशिशें चल रही हैं उन कोशिशों को ऊपर वाला कामयाबी दे, मेडिकल साइंस में उसको उस हद तक कामयाबी मिल सके जिससे कि इस कोरोना के संक्रमण से बचाव हो सके। आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर आर के तुली जी आपका, डॉक्टर रजनीश गिरी जी, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला R9 टीवी के माध्यम से अपने महत्वपूर्ण सुझाव और इस पूरे मामले को लेकर के सरकारों तक अपनी अपील और अपने मशवरे से हमारे दर्शकों को नवाजा। उम्मीद करते हैं कि महामारी के इस दौर में भारत समेत जिन देशों की कोशिशें चल रही हैं उनमें पूर्ण रूप से सफलता हासिल होगी, कामयाबी मिलेगी, ताकि कोरोना के इस संक्रमण पर हम पूरे तरीके से पार सके और फिर से जिंदगी पटरी पर आ सके। इसी के साथ कोरोना क्लिनिक में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश प्रदेश दुनिया के बाकी तमाम खबरों के लिए इस अपील के साथ में आप देखते रहिए R9 टीवी की। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे।